नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, ब्रेन की सीरीज़ चल रही है, तो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बारे में जाना, ठीक है। तो अब हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर या चने के दाने जितनी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। एक मटर या चने के दाने जितनी होती है, जिसका वज़न होता है आधा ग्राम, सिर्फ आधा ग्राम उसका वज़न होता है, और 85% इसमें पानी होता है। इससे शरीर का जो मास्टर ग्लैंड कहा गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को शरीर का मास्टर ग्लैंड कहा गया है। राजा कौन है? किंग है पीनियल ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस, इसकी साइज़ तकरीबन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसका वज़न 0.5 ग्राम तक का है, ठीक है। यह दिमाग के मध्य में, यानी कि दिमाग के एकदम सेंटर में स्थित होती है, और यह ब्रेन के मध्य में स्थित हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई है। हाइपोथैलेमस के कहे मुताबिक, यानी कि जैसे जैसे हाइपोथैलेमस उसे ऑर्डर करता है, आदेश देता है, उसे अनुसार यह शरीर के कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को संचालित करती है, यानी कि आगे कार्य करवाती है बाकी अंगों से। यह हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, जिसे सेला टुरसिका कहा जाता है। टेला टुरसिका कहते हैं, ठीक है। कार्यशैली के अनुसार इसे 2 भागों में बांटा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग हैं। आगे के भाग को एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे के भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से सीधा रिलेशन संबंध होता है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी इसके बाहर होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो इसके बाहर है। इन दोनों भागों के बीच में, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक दीवार सी होती है, जिसे पार्स इंटरमीडिया या पार कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी के आगे वाले और पीछे वाले भाग अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। मनुष्य में पार्स, बीच वाली जो दीवार होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे पीछे वाले भाग में जो दीवार है, पोस्टीरियर और एंटीरियर में, कोई हार्मोन्स नहीं बनाता। जो दीवार होती है वो कोई हार्मोन्स नहीं बनाती। पर जानवरों का जो पार्स होता है, जानवरों में जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो बीच की दीवार होती है, जो 2 भागों में डिवाइड कर रही है, पोस्टीरियर को और एंटीरियर को, वो पार्स भाग भी हार्मोन्स बनाता है एनिमल्स में, ठीक है। एंटीरियर लोब दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ऊपर का भाग टेस्टिस, ओवरीज, ग्रोथ हार्मोन, मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, हड्डियों को उकसाने के लिए हार्मोन्स बनाता है। पोस्टीरियर लोब किडनी के लिए और दूध निकालने व यूट्रस को सिकोड़ने के लिए हार्मोन्स बनाता है। पोस्टीरियर किसके लिए बनाता है? किडनी के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए फीमेल्स में, और यूट्रस को सिकोड़ने के लिए वो भी फीमेल्स में। ये हार्मोन्स बनाता है। इसके प्रभाव से, इसके हार्मोन्स के प्रभाव से ये कार्य होते हैं। देखिए, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम क्या करें, इसमें जानेंगे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये जो ये दिख रहे हैं, ये है हाइपोथैलेमस। ये जितना पार्ट है इधर का हाइपोथैलेमस होता है, इधर के एरिया में। और ये है मेमोरी बॉडी, ठीक है। और ये है एक्सॉन्स है, ये है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम इधर। ये है पिट्यूटरी स्टाक, ये है पोर्टल सिस्टम, ये है ऑप्टिक चियाज्म, ये है इन्फंडिबुलम है ये, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है,
उसके बाद ये आता है हमारा हाइपोफिजियल आर्टरी, ये हाइपोफिजियल आर्टरी है, ठीक है। और ये है एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब यानी आगे का हिस्सा, एंटीरियर मतलब आगे का। ये है वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये है हाइपोफिजियल आर्टरी, आर्टरी यानी कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, हाइपोफिजियल आर्टरी। ये है आर्टरी आर्टरी एंटीरियर हाइपोफाइजिस एडिनो हाइपोफाइजिस, और यह है पोस्ट हाइपोफाइजिस और न्यूरो हाइपोफाइजिस, ठीक है। तो ये जो सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं, मतलब ये तीनों ये सब, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये सब है, ये पूरा डायग्राम है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। ये है हमारा, ये एक और डायग्राम है, चित्र है, इसमें हम ब्रेन देख रहे हैं, ब्रेन किस तरह का होता है स्ट्रक्चर में, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है। ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड जो चने के आकार की होती है, जैसे हमारा चना होता है, ठीक है। और ये सारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एक दिन की हार्मोन बनाने की प्रोडक्शन 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा जितना ही होता है, ठीक है। जितना वो हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है वो 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, यानी कि इतने कम में भी वो इतने सारे काम कर लेता है, जो यह दूसरे कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाता है। जो भी हमारी बॉडी में हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स ही करते हैं। और शरीर के हार्मोन्स ऐसा काम कर सकते हैं कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता। इसी पिट्यूटरी के हार्मोन्स के कारण बच्चा माँ के पेट से, यानी कि जो फेटस होता है, गर्भ में शिशु होता है, उस पेट से बाहर निकलता है, और इसी के कारण माँ के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल्स में, ठीक है। और उसी के कारण ही बच्चा जन्म लेता है, जो भी हार्मोनल सिस्टम इसमें काम करता है। हार्मोन्स का असर कुछ का तो उसी समय मिल जाता है, जो कि कुछ ही मिनटों में असर दिखा देता है। कुछ को कुछ घंटे लगते हैं, कुछ को कुछ दिन लगते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए, फिर वह महीनों तक काम करता रहता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि फटाफट स्टिमुलेशन से अपना वर्क कर लेते हैं, यानी कुछ ही घंटों में। कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ दिन लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट होने में। फिर वो अपना महीनों तक वर्क करते रहते हैं शरीर के अंदर। ध्यान देने वाली बात है कि एक बहुत कीमती बात यह है कि वह यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, जो हमारा इधर थाइमस ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा किडनी के ऊपर कैप्स सी बनी होती हैं, किंग के तरह ताज बना होता है, एड्रिनल मेडुला, और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के कोई हार्मोन्स नहीं बनाता। पिट्यूटरी ग्लैंड थाइमस के, एड्रिनल मेडुला के और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हमारे थायराइड के पास होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए कोई हार्मोन्स नहीं बनाता। इन तीनों के ऊपर किसी अन्य ग्लैंड्स का ऑर्डर नहीं चलता, यानी कि थायराइड ग्लैंड नहीं, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ये खुद ही वर्क करती हैं, इस पे किसी का ऑर्डर नहीं चलता। इन तीनों के ऊपर किसी अन्य ग्लैंड का ऑर्डर नहीं चलता। ये तीनों इंडिपेंडेंट ग्लैंड्स हैं जो स्वयं वर्क करती हैं, ठीक है, यानी वे अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का प्रभाव इन पर है। किस पर है पिट्यूटरी ग्लैंड का असर? एक तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स के T3 T4 हार्मोन्स पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल के 2 भाग होते हैं, मेडुला भाग और कॉर्टेक्स भाग। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग पर इसका जो असर पड़ता है, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज़ करवाती है। और उसके बाद है हमारे फीमेल्स में ब्रेस्ट, ओवरीज और मेल में टेस्टिस। सभी सेल्स पर ग्रोथ विकास के लिए, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ही वजह से होता है, सभी सेल्स ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव किन पर नहीं है? थायराइड के कैल्सीटोनिन हार्मोन पर।
थायराइड जो कैल्सिटोनिन यानी कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है हमारे शरीर में, उसमें उसका पिट्यूटरी का कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। एड्रिनल मेडुला पर नहीं पड़ेगा, थाइमस ग्लैंड पर नहीं पड़ेगा, पैराथायराइड पर नहीं पड़ेगा। एंडोक्राइन पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, उस जो भी एंजाइम्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं डाइजेशन के लिए पैनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शंस, उस पर भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो पैनक्रियाज से हार्मोन्स निकलते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये देखिए, ये एक और डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो भाग, एंटीरियर लोब ये है और ये है पोस्टीरियर लोब, और ये बीच का क्या है, ये पार्ट्स है, ये इसकी वॉल है जो इसको दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, एंटीरियर हिस्सा है ये आगे का, पोस्टीरियर पीछे का। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब हम जानेंगे कि श्री गुरु जी के अपने कुछ विचार उनके ही शब्दों में। ठीक है, यह जो मैं लिख रहा हूँ, यानी कि गुरु जी अपनी बात कह रहे हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ यह किसी किताब या पुस्तक में नहीं है, किसी भी बुक्स में नहीं है, यह मैं मेरे अपने विचार से लिख रहा हूँ कि यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने, यानी कि न्यूरोथेरेपी ने इससे काम लेने हैं, यानी कि जो भी न्यूरोथेरेपी में काम कर रहे हैं न्यूरोथेरेपिस्ट, वो इसको ही काम में आगे लाएंगे, उनको ही इससे फ़ायदा होगा। इसीलिए आपको इसको स्टिमुलेट करने के लिए किस प्रकार से काम लेना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हम न्यूरोथेरेपी में, जिससे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम और हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम में आराम आता है पेशेंट्स को, ताकि आप इससे काम ले सकें। और आप यानी कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट को ये ज्ञान होना चाहिए, यानी नॉलेज होनी चाहिए कि इसको किस प्रकार से स्टिमुलेट किया जा सकता है और इसको उकसाने में कैसे सफल हुए हैं हम न्यूरोथेरेपी में, यह बताता हूँ, यानी कि गुरुजी कह रहे हैं, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। गुरुजी ने तजुर्बे से बहुत वर्ष, तकरीबन 8 से 10 साल पहले पाया, रिसर्च करी थी उन्होंने, यानी कि न्यूरोथेरेपी की एक ऐसी थेरेपी है जो सीधा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का उपचार कर सकती है, जबकि दूसरी थेरेपीज़ में वो अपने तरीके से काम करते हैं, सबका अपनी थ्योरीज है। इन्फेक्शन का इलाज हमें थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करके करना चाहिए, जो भी हम न्यूरोथेरेपी में थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जो हमारे इधर है, तो हम यहाँ पे 12 बार इधर 12 बार इधर एक्स की तरह बनाते हैं क्रॉस में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, जो हमारे ये पार्ट है, इससे हम ये वाले हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं क्रॉस में। ठीक है, 12 के 2 राउंड करेंगे। ठीक है, इन्फेक्शन का इससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, खांसी जुकाम है और कोई भी इन्फेक्शन हो गया है शरीर में, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। जबकि इन्फ्लेमेशन का इलाज हमें एड्रिनल मेडुला को उकसाकर, यानी कि हम एड्रिनल मेडुला को भी उकसाकर इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट में आराम देते हैं। इन्फ्लेमेशन जिन लोगों को होती है, सूजन है शरीर में, कोई जलन हो रही है, किसी एरिया में ज़्यादा लाली यानी कि लाल पड़ गया है कोई त्वचा के ऊपर से, तो यानी कि अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो उस प्रॉब्लम को हम एड्रिनल ग्लैंड को उकसाकर उपचार देते हैं न्यूरोथेरेपी में। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा किडनी के ऊपर होता है, कैप सी मतलब ताज से होते हैं, जैसे किंग के एयर ट्रायंगल की शेप में, तो वो होते हैं उसके ऊपर, वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं हमारे शरीर में, तो हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, थाइमस और एड्रिनल एक दूसरे के विरुद्ध हैं, यानी कि अपोजिट काम करते हैं। जब हमारा थाइमस ग्लैंड, हम मानते हैं कि जब हम थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं
तो एड्रिनल मेडुला का जो काम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला को अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा थाइमस ग्लैंड का काम कम हो जाएगा। और अगर गलती से किसी ने इन्फेक्शन के पेशेंट को, यानी कि जिसको वायरल फीवर है, कुछ इन्फेक्शन की दिक्कत है, उसको एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का ट्रीटमेंट दे दिया तो बीमारी और बढ़ सकती है, यानी कि उसका इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इन्फेक्शन के लिए थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है और एड्रिनल ग्लैंड को तब करेंगे जब इन्फ्लेमेशन है, शरीर में कोई स्वेलिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर रोगी के रिपोर्ट में हम मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं पेशेंट्स की, तो उसमें लिखा होता है कि उसे सेप्टिसीमिया है, कोई एक प्रॉब्लम होती है सेप्टिसीमिया, या पहले कभी भी थी, यानी कि कभी भी उसे उसके हिस्ट्री में पहले कभी उनको सेप्टिसीमिया था, तो उसे हमारे उपचार द्वारा थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करना चाहिए उसमें थेरेपिस्ट को, क्योंकि इस बीमारी में रोगी की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। और अगर इस रोगी को किसी कारण 6 ADR अगर किसी थेरेपिस्ट ने गलती से दे दिया, तो उसका एड्रिनल कॉर्टेक्स के उकसाए जाने के कारण कॉर्टिसोल निकलेगा, जो कि इम्यूनिटी को पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम कर देता है। और लेकिन इन्फेक्शन में उसको आराम नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्शन में उसको आराम नहीं आएगा। इसके कारण रोगी को कन्वल्जन्स इसी तरह हार्मोन्स का महत्व समझा जा सकता है कि वे कितनी शक्ति रखते हैं। खाली थेरेपिस्ट को इसका ध्यान होना चाहिए कि एक जरा से हार्मोन से काफ़ी शरीर में बदलाव हो जाता है, इसलिए हमें उसे ध्यान से ही स्टिमुलेट करना है। इसी तरह GBS गिल्लन बार सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है, गिल्लन बार सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं न्यूरोथेरेपी में हम पीठ के पीछे ऐसे अपनी हथेलियों से। 6 भी होता है, 2 भी होता है और भी होते हैं, 4 भी होता है। तो ADR पॉइंट से हम इसको स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि यह इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। जो गिल्लन बार सिंड्रोम है वो इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, तो गलती से अगर उस पेशेंट को थाइमस दे दिया तो यह बीमारी ठीक नहीं, मतलब ठीक होने के प्रोसेस में नहीं जाएगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ठीक भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उनको एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। इसमें हमें किसी रोगी का इलाज करने से पहले यह पता लगाना है कि उसे इन्फेक्शन की बीमारी है या इन्फ्लेमेशन की, तो उसी प्रकार हमें उसका डायग्नोसिस करना है। और यह पता लगाने के लिए या तो हमें उसका मेडिकल टेस्ट, यानी कि जो भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट कराने चाहिए ब्लड के, या किसी पुस्तक या डिक्शनरी का हमें हेल्प लेनी चाहिए थेरेपिस्ट को। बिना तसल्ली किए इलाज नहीं करना चाहिए जब तक हमें पूरी उसका हिस्ट्री और सब कुछ पता ना हो, गिल्लन बार सिंड्रोम के डिसीज़ में या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम में। तो इस प्रकार से यह पता लगाने के लिए गुरुजी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मेडिकल बुक्स, वेद और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जो हमारे आयुर्वेद के जितने भी जो भी वो पढ़ा उन्होंने, और उसी अनुसार उन्होंने पॉइंट्स बनाए। उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की। जैसे जैसे वो आगे पढ़ते रहे, उनको एलोपैथी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों को इन्फेक्शन ही कहा जाता है। जो एलोपैथी के डायग्नोस का अपना तरीका है, ठीक है, तो उनके में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को दोनों को ही सेम मानते हैं। फिर भी धीरे धीरे समझ आने लग गया कि घोर और क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, अगर हमारी बॉडी में कई साल तक कई वर्षों तक क्रॉनिक इन्फेक्शन रहे तो वो आगे चल के इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है। इसलिए इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद, ताकि वो इन्फ्लेमेशन में ना बदल जाए और बीमारी और ना बढ़े, ठीक है। एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से पता लगा है कि समझ में आया है कि आधा कुंडली यानी कि हाफ कुंडली 20 सेकंड्स
एक पॉइंट होता है हाफ कुंडली 20 सेकंड्स, जो हम हमारी स्पाइन की जो एंड एरिया होती है टेल बोन पर 20 सेकंड एडी से प्रेस करते हैं, तो उससे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों में रोगी को लाभ मिलता है। ये हमें करते करते यानी कि गुरुजी को पता चला। इसका मतलब यह हुआ कि इस उपचार से बोन मैरो उकसाई जाएगी। ठीक है, जो हम कुंडली ट्रीटमेंट देते हैं उससे बोन मैरो भी स्टिमुलेट हो रही है। तो जहाँ से ब्लड के आरबीसी के साथ में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके साथ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इत्यादि बनने शुरू हो जाते हैं, जो भी इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स चाहे ब्लड में केवल 1%, सिर्फ 1% या उससे भी कम हो, मगर ये हमें बहुत ही हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, और इस कारण क्या है कि जब शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो शरीर उस इन्फेक्शन के साथ लड़ता है। जो हमारी शरीर है वो लड़ने की कोशिश करता है, वो पूरा लड़ता है, अपना पूरा लगाएगा। पर जब उस जो आने वाली बीमारी है उसके कीटाणुओं को समाप्त करने में सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है। तो ये बेसोफिल सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। बेसोफिल सेल्स होते हैं, जब वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई बड़ी इन्फेक्शन है, तो उसके लिए वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर उकसाते हैं, हम ये मानते हैं। तो ACTH हार्मोन बनाएगा, क्या करेगा पिट्यूटरी? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन बनाएगा, जिसके कारण एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, जो कि तुरंत कॉर्टिसोल हार्मोन निकालेगा, जिससे क्या होता है जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो हमारी बॉडी में समाप्त हो जाती है। ऐसा होने के कारण कि पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बेसोफिल सेल्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के डेल्टा सेल्स बनाते हैं। सो इसी प्रकार से अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अन्य सेल्स की जानकारी भी, तो ये बेसोफिल सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाते हैं और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स बनेगा, जिससे कि एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा और तुरंत कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलेगा, जिससे इन्फ्लेमेशन समाप्त हो जाता है। जो भी हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ गई है और दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा होने के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बेसोफिल सेल्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के डेल्टा सेल्स बनाते हैं। सो इसी तरह से अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अन्य सेल्स की जानकारी बढ़ा लें, यानी हम अपनी थेरेपिस्ट लोग अपनी नॉलेज बढ़ा लें बुक्स के थ्रू, तो शायद हम उन सेल्स को उकसा कर दूसरे हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में विभिन्न सेल्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स। अल्फा सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड के विभिन्न सेल्स हैं। ठीक है, डेल्टा सेल्स ये बेसोफिल सेल्स होते हैं। साइनसॉइड सेल्स, एप्सिलॉन सेल्स, एसिडोफिल सेल्स होते हैं। एप्सिलॉन सेल्स क्या हैं? ये एसिडोफिल सेल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट सेल्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होते हैं। सेल्स का नाम एसिडोफिल सेल्स, और उनके हार्मोन क्या हैं? प्रोलैक्टिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन एसिडोफिल सेल्स बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। बेसोफिल सेल्स क्या करते हैं? FSH और LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH। लेडीज़ में फॉलिकल्स यानी कि जो भी एग प्रोडक्शन का काम होता है, फॉलिकल्स बनाने का काम, ये क्या करते हैं? बेसोफिल सेल्स बनाते हैं फीमेल्स में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो भी जेनिटल फीमेल्स में जेनिटल प्रोसेसेस होते हैं उन सब के यही हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है बेसोफिल सेल्स। पार्स इंटरमीडिया यानी कि पार्स इंटरमीडिया जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी
के जो बीच की दीवार होती है उस वो क्या बनाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एलटीएच और एमएसएच, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोट्रॉप्स, टीएसएच, थायरोट्रॉप्स हार्मोन्स क्या बनाते हैं, टीएसएच बनाते हैं पिट्यूटरी से। तो ये क्या जो हमारे आगे जाके थायराइड पे वर्क करता है। ध्यान रहे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स में 30 से 40% ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं उसमें 30 से 40% ग्रोथ हार्मोन्स बन जाते हैं और एड्रिनल ग्लैंड के लिए 20% ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स बनाता है और बाकी सभी हार्मोन्स के लिए यानी थायराइड ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन की ग्लैंड्स और सेक्सुअल फंक्शन, प्रजनन संबंधी फंक्शंस, इन सब के लिए केवल 3 से 5% हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन ये हार्मोन्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल होते हैं, इतनी कम मात्रा में पर्याप्त होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों भाग कुल मिलाकर 8 यानी कि 8 हार्मोन बनाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। हम जानेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो इफ़ेक्ट होता है, असर होता है, वो कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर है, मगर वे ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहे हों तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोथेरेपी द्वारा स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उसको उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उस ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करते हैं जहाँ से वो बीमारी ठीक हो जाती है और उसमें रोगी को फ़र्क आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन्स होते हैं। जो हमारी पिट्यूटरी 2 भाग होते हैं, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 भाग होते हैं, 6 हार्मोन्स होते हैं जिनके नाम क्या हैं, GH ग्रोथ हार्मोन, ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये 6 हार्मोन्स हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है सोमैटोट्रोफिन और ग्रोथ हार्मोन? ये हार्मोन सेल्स की डिवीज़न करवाता है, जो भी हमारे सेल्स होते हैं उसका डिवीज़न करवाता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। मतलब इस हार्मोन के कारण ही सेल्स का 1 से 2 बनते हैं, सेल 1 से 2 हो जाते हैं। ठीक है, यही प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को, यानी कि जो प्रोटीन का जितना भी हमारा चयापचय है, मेटाबॉलिज्म है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। शरीर के तकरीबन यानी कि लगभग सारे सेल्स टिश्यू की ग्रोथ, विकास इस हार्मोन्स के बगैर नहीं हो सकती। जो भी डेवलपमेंट है वो सेल्स के बिना नहीं हो सकता, ग्रोथ हार्मोन के बिना। शरीर के सभी सेल्स के ग्रोथ को उकसाना, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, मगर यह गैस्ट्रिन हार्मोन को रोक देता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रोक देता है। लिवर में सोमैटोमेडिन नामक एक प्रोटीन होती है जो GH के कार्य में हेल्प करता है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से CRH कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन निकलता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH नामक हार्मोन्स निकलता है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसके कारण एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। अगर शरीर में स्टीरॉयड हार्मोन्स नहीं बनते तो कुछ ही दिनों में क्या हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। स्टीरॉयड हार्मोन्स शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, बनना बहुत ज़रूरी है। इंसान के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक ये हार्मोन्स बनते ही बनते हैं। इसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। कौन से हार्मोन्स? स्टीरॉयड हार्मोन्स।
याद रहे कि ACTH हार्मोन एड्रिनल मेडुला को नहीं उकसाता। जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है वो एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट नहीं करता। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, मेडुला अंदर का भाग, कॉर्टेक्स ऊपरी भाग। ठीक है, तो अंदरूनी भाग को के हार्मोन्स को स्टिमुलेट नहीं करता। फिर आता है हमारा तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनेंगे। ये शरीर में मेटाबॉलिज्म, चयापचय के हर कार्य को देखते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, T3 T4 हार्मोन्स, इसके कारण ही बनते हैं, TSH के कारण, जब पिट्यूटरी आदेश देती है थायराइड को। T3 T4 बनेंगे टायरो, आयोडो, थायरोनाइन एंड थायरॉक्सिन। ठीक है, ये शरीर में क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को बना के रखते हैं, यानी कि जो भी चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम है हमारी बॉडी में, प्रोटीन का पचना, जो भी डाइजेशन रिलेटेड है, वो सब ये कार्य देखते हैं T3 T4 और थायरॉक्सिन। TSH थायराइड ग्लैंड को T3 T4 बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, हमने आगे पिछली वीडियोस में नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो नेगेटिव फीडबैक द्वारा उनकी मात्रा पर कंट्रोल रखता है कौन? हमारा हाइपोथैलेमस। और उन हार्मोन्स का सिंथेसिस, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ये इनको कब निकलना चाहिए, इन हार्मोन्स को, रोकने वाले हार्मोन्स को, तो इसकी देखभाल करता है। कौन करता है? TSH, पिट्यूटरी के थ्रू। फिर थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ होता है, थायराइड ग्लैंड के साइज़ को यह कि हमारे थायराइड ग्लैंड का कितना साइज़ होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, TSH हार्मोन, पिट्यूटरी का। TSH को T3 T4 हार्मोन्स रोकते हैं। अगर T3 T4 हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो TSH कम हो जाता है। ठीक है, जब T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है तो TSH कम हो जाएगा। याद रहे कि TSH हार्मोन कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट नहीं करता। ठीक है, फिर हमारा चौथा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और पांचवा कौन सा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों के बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे। FSH और LH ये दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, इन दोनों को गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि जेनिटल एरिया, फीमेल में जो भी जेनिटल एरिया के कार्य हैं वो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स ये दोनों मिलकर करते हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन सिस्टम का विकास और प्रजनन संबंधी कार्य करवाते हैं। लेडीज़ में मेंसेस, मासिक धर्म के पहले भाग में, यानी पीरियड्स के पहले भाग में FSH काम करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है, यानी कि फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, और उसके कारण एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है। एस्ट्रोजन जो प्रजनन संबंधी अंगों का, FSH के कारण ओवरीज में पहले फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। FSH के कारण ओवरीज में पहले फॉलिकल की ग्रोथ होती है। ये ओवरीज में फॉलिकल्स को मैच्योर करवा देता है। ठीक है, FSH हार्मोन और LH। सैकड़ों जो एग्स हैं वो पकते मतलब मैच्योर होते रहते हैं और एक एग मैच्योर होकर निकलता है जिसे ओवुलेशन कहते हैं, यानी कि ओवुलेशन की अवस्था में वो आ जाता है, मैच्योर हो जाते हैं। और लेडीज़ में यानी कि फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद जब उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य ख़त्म हो जाता है, मेंसेस मासिक धर्म समाप्त हो जाता है, पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद FSH करीब 15 गुना बढ़ जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? 15 गुना बढ़ जाता है। और ये मेल में वृद्धावस्था में जब टेस्टिस का काम घट जाता है, टेस्टिस का काम जब कम हो जाता है
तब भी एफएसएच का प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है। जो मासिक चक्र यानी कि पीरियड्स का जो साइकिल होता है लेडीज़ में के दूसरे भाग में एलएच काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका उकसाने पर प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ओवरीज को ओवुलेशन कराने के लिए स्टिमुलेट करेगा। बाकी के जो सारे एग्स होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको जोड़कर कॉर्पस लुटियम बना देता है। यानी कि जो यूट्रस के अंदर की जो दीवार होती है वो बन जाती है, जो भी प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा और उसके द्वारा प्रजनन संबंधी अन्य कार्यों को स्टिमुलेट करेगा। जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनिटल एरिया के जो भी कार्य हैं वो सब वो करवाता है। फीमेल में एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को स्टिमुलेट करता है, इन हार्मोन्स की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है। और एलएच मासिक चक्र के पिछले 15 दिन में काम करता है। पहले 15 दिन में कौन काम करता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और अगले 15 दिन में एलएच काम करता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी के इस असर से क्या होता है, मासिक चक्र के यानी कि मेंसेस पीरियड्स के अंत में यूट्रस का एंडोमेट्रियम टूट जाता है। एंडोमेट्रियम यानी कि जो भी अंदर दीवार उनने बना ली थी, फॉलिकल्स बने थे ओवुलेशन के दौरान, यूट्रस में दीवार बनी, वो एंडोमेट्रियम टूटता है, जिसके कारण मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं। एलएच क्या करता है? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने को स्टिमुलेट करता है। टेस्टिस यानी कि मेल में, जेंट्स में टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने को स्टिमुलेट करता है एलएच हार्मोन, वह एवं उनकी मात्रा को कंट्रोल भी करता है। औरतों यानी कि लेडीज़ में, फीमेल में इसका नाम एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जबकि पुरुषों में इसी हार्मोन्स का नाम क्या है? ICSH कहते हैं। पुरुषों में एफएसएच टेस्टिस में वीर्य की स्पर्म को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। ICSH का पूरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? पुरुषों में स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा छठा हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का? प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन से क्या होता है? फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके बेबी के बर्थ के बाद। इसमें औरतों के, लेडीज़ में जो होता है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है और मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। तो ऊपर के जो हम 6 हार्मोन्स हमने पढ़े अभी तक, पिट्यूटरी का एंटीरियर यानी सामने का भाग, नीचे। अब आगे हम अगली वीडियो में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।